the most gracious, the most merciful. Respected students, this is Online Academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. I'm your host, presenter, Sarrama. Our contact number is 0305631964. Respected students, आज हम दो असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे. सुपीरियरिटी ऑफ पोइट्री ओवर फिलॉसफी एंड हिस्ट्री. यानी एक तो इस तरह वो पूछ सकता है क्वेश्चन. अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो हमने नीचे जो अभी डिस्कस करेंगे वो लगाएंगे. या वो पूछता है ऑफ ऑल साइंसेस इज आवर, क्या तमाम साइंसेस से इज आवर पोएट, हमारा पोएट, द मोनार्च, क्या वो सबसे बड़ा है, क्या उसका जो नॉलेज है वो सबसे ट्रांसेंड करता है, अजीम है. हाउ डज सिडनी डिफेंड दिस क्लेम, यानी सिडनी अपने कैसे डिफेंड करता है इस क्लेम को. फिलिप सिडनी एन अपॉलजी फॉर पोएट्री. हाउ डज सिडनी ट्राई टू एस्टेब्लिश द सुपीरियरिटी ऑफ पोएट्री ओवर फिलॉसफी एंड हिस्ट्री. अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए अपने माइंड में रखेगा. क्वेश्चन वो पहले उठाएगा या वो कह सकता है कि डिस्कस सुपीरियरिटी ऑफ पोएट्री ओवर फिलॉसफी. अगर आ जाए तो आपने जो भी मैं करवाने लगा हूँ आपने वो लिखना है. अगर वो कहता है ऑफ ऑल साइंसेस इज आवर पोएट द मोनार्च, हाउ डज सिडनी डिफेंड हिज पॉइंट, हिज क्लेम. जब भी आप डिबेट करते हैं तो आप अपने पॉइंट बताते हैं. यानी उसने अपने पॉइंट, उसने एक थीसिस लिखा, एक ट्रीटिस लिखी. ट्रीटिस का मतलब होता है कोई थीसिस, कोई पंफलेट. उसने अपना पंफलेट लिखा, उसको डिफेंड करने के लिए, यानी जो दूसरा अपनी रिबटल देता है. रिबटल का मतलब होता है अपने उसकी डिफेंस में पॉइंट देता है, अपने पॉइंट को रीइंफोर्स करने के लिए, साबित करने के लिए रिबटल देता है, डिफेंस में पॉइंट बताता है और बताता है, डिफेंड करता है कि मेरा पॉइंट जो है दूसरे से ज्यादा सॉलिड है, ज्यादा लॉजिकल है. तो इसी तरह ये इसने उसको चूंकि टोटली पढ़ा है, जिसमें उसने कहा कि अनप्रॉफिटेबल है पोइट्री, मदर ऑफ ऑल इवल है और यूजलेस नॉलेज है, नहीं पढ़ना चाहिए. और फिर उसने कहा प्लेटो ने भी इसको किक आउट किया है, यानी प्लेटो ने भी डिस्कार्ड किया है, यूजलेस नॉलेज है और वाइल्ड चीजों की तरफ पैशन फीलिंग्स को भाती है पोइट्री और मदर ऑफ इवल है. सो इट शुड बी बैनिश्ड. आ सकता है कि वो पूछ ले कि आपसे कि स्टीफन गॉसन ने जो पॉइंट बताए हैं तो उसने यही पॉइंट बताए हैं, आप उनको एक्सप्लेन कर दें. मोस्टली वो चूंकि हम पढ़ सिडनी को ले रहे हैं, हम स्टीफन गॉसन को तो नहीं पढ़ रहे, हम उसकी पोइट्री, अपॉलजी फॉर पोइट्री जो है वो हमारी बुक तो वो है ना. तो मोस्टली क्वेश्चन जो है इसी से आता है, सिडनी से आएगा क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ किसने हाँ जी, नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता आपको. जैसे क्वेश्चन यही आएगा कि उसने कैसे उसकी रिबटल दी है. रिबटल का मतलब समझती है, अभी मैंने बताया कि डिफेंस में क्या, हाँ जी, उसने आप उसकी रिबटल में क्या कहा है. उसने रिबटल में ये कहा है कि पोइट्री जो है वो यूजलेस नहीं है, वो इंस्ट्रक्शन टू डिलाइट देती है, ये वाहद नॉलेज है जो हिस्ट्री फिलासफी इनसे भी बड़ा है, इनको अपने अंदर समो लेता है. वो बात जो आप फिलासफी में अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो हैं एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसके ज़रिए आप इंस्ट्रक्शन टू डिलाइट के ज़रिए समझा लेते हैं. आप मूवी दिखा के समझा लेते हैं, आप ट्रेजेडी दिखा के समझा लेते हैं, आप एपिक सुना के, सब स्टोरी सुना के, आप नावल, ड्रामा, इस तरह की चीज़ों में समझा लेते हैं, लोगों को अंडरस्टैंड करवा लेते हैं. जबकि ये चीज़ें ना हिस्ट्री में है ना फिलासफी में है. फिलासफी आपको एग्जाम्पल ही देता है लेकिन इसकी तरह कायल नहीं करता, कन्विंस नहीं करता, रीडर को इंस्पायर नहीं करता, रीडर को पीछे नहीं लगा लेता, रीडर इंस्पायर होकर आपका फॉलोअर नहीं बन जाता. लेकिन पोइट्री के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं कि ये लोगों को फॉलो करवा लेती हैं. फिर कहता है कि सबसे पहले जो राइटर ग्रीक्स थे वो भी पोइट थे, वो भी पोइटिक अंदाज में लिख रहे थे. आज हमें वो उनके नाम भी बताएगा, वो आप नोट कर लीजिएगा. आपको उनके बारे में नहीं पता होगा, मैं आपको उनके नाम लिखवा दूंगा, आप उनको नोट कर लीजिएगा. जब हम पढ़ेंगे तो वो बताएगा ये जो एंशिएंट राइटर्स थे ये भी पोइटिकल अंदाज में लिख रहे थे. चूंकि वो फिलोसॉफिकल बात करते थे लेकिन वो भी वो मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज़ करते थे, फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते थे, स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस के जरिए अपनी बात को समझा रहे थे. वो भी पोइट ही थे,
वो ये आपको बताएगा। तो इस तरह वो अपनी बात को, अपना रिबटल इस तरह स्ट्रॉन्ग देता है, इतना वो मीनिंगफुल होता है कि वो हमें ऐसे लगता है कि सिडनी जो है ना वो बहुत एक अच्छा लिटरेरी क्रिटिक है, और उसने बड़े अच्छे अंदाज से उसको पेश किया अपने थीसिस को, अपनी बुक को। स्टीफन गॉसन की जो बुक है वो बिल्कुल इसकी वजह से उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो गई, क्योंकि इसने एक फर्स्ट क्रिटिक भी था और इसके पास नॉलेज भी ज़्यादा था, इसने ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा किया था। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि इसने पूरे यूरोप का भी ट्रैवल किया हुआ था। ये बहुत सारे राइटर्स से मिला था, बहुत सारे फिलासफर से, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, इस तरह के यूरोपियन कंट्रीज़ के टूर के दौरान इसे बहुत सारे लोगों से मिला। और जैसे जब आप ट्रैवल करते हैं आपका नॉलेज और बढ़ता है। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि जेन ऑस्टन ने कभी ट्रैवल नहीं किया था, इवन कि इंग्लैंड की सेटिंग का भी उसे नहीं पता था। हमारे जैसे लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपने शहर से कभी बाहर नहीं गए, तो उसका नॉलेज लिमिटेड होगा। एक बंदा है, उसने अमेरिका घूमा है, उसने अमेरिका को देखा है, उसने इंग्लैंड को देखा है, उसने कनाडा को देखा है, उसने रशिया को देखा है, उसने टर्की को देखा है, उसने मिडल ईस्ट को देखा है, उसने डिफरेंट कंट्री और कॉन्टिनेंट्स का विजिट किया है। उसका नॉलेज और मेरा नॉलेज नहीं मिल सकता। वो जितने लोगों से आप मिलते हैं वो बेसिकली बुक्स होते हैं। आप जब लोगों से मिलते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, तो वो अपने ज़िंदगी के तजर्बात, एक्सपीरियंस आपको बताते हैं जो उन्होंने सीखा, पढ़ा होता है अपनी लाइफ में। तो इस तरह ट्रैवल से इंसान का नॉलेज बढ़ता है। तो इसने अपने नॉलेज को भी ब्रॉडन किया हुआ था और बड़ा विजनरी इंसान था, इसलिए इसके जो कमेंट्स हैं बड़े जानदार लगते हैं। लेकिन हमने ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना, हम लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। हम भी अपनी क्रिटिकल आइडिया देंगे, हम अपनी क्रिटिकल एप्रिसिएशन देंगे। जहां हमें पता चलेगा कि सिडनी जो है वो बात गलत कर रहा है, तो हम उसको करेंगे डिफेंड। अब दूसरी बात, अब नेक्स्ट जब असाइनमेंट में आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जो इस असाइनमेंट में भी लिखे हुए हैं, लेकिन वो मेरे माइंड में भी आ रहे हैं कि हम इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। वो कहता है कि मिंगलिंग ऑफ कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट इन ड्रामा। सिडनी कहता है कि ट्रेजी कॉमेडी जो है ना ये नहीं होनी चाहिए, यानी ट्रेजिडी के अंदर आप कॉमिक सीन ना डालें। मैंने शेक्सपियर को थॉरली 39 प्ले उसके ऑलमोस्ट पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े तो मैंने सुने हैं। तो अब इन प्लेस के अंदर मैंने देखा कि वो क्लोन्स के सीन डालता है। क्लोन मीन जिस्टर्स के, जो मजाहिया करैक्टर होते हैं, ह्यूमरस करैक्टर जो है वो उसने डाले हैं। अब ये करैक्टर जो है डालने का उसका मकसद है, जिंदगी के अंदर खुशी और गम दोनों होती है। जब हम इसको क्रिटिसाइज करेंगे कि वो कहता है कि मिंगलिंग ऑफ कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट्स, ये दोनों नहीं डालने चाहिए, तो हम उसको क्रिटिसाइज इस तरह एंड पे इस तरह करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स इधर से उठाएंगे, कुछ हम ये कहेंगे कि जिंदगी चूंकि मिक्सचर है, ब्लेंड है खुशी और गमी का। जब आप सिर्फ एक ही साइड लाइफ की दिखाएंगे तो लोग उससे इतने इंस्पायर नहीं होंगे। लोग आपको अच्छा ड्रामेटिस्ट, अच्छा राइटर नहीं मानेंगे। आपको अच्छा राइटर तब ही मानेंगे जब आप जिंदगी के दोनों साइड्स दिखाएंगे। आप कॉइन की वन साइड नहीं दिखा सकते लिटरेचर में, लिटरेचर बहुत वसी है। तो सिडनी हमें यहां पे थोड़ा सा नैरो माइंडेड नजर आता है जब वो कहता है कि कॉमिक एलिमेंट बिल्कुल ना डालें आप ट्रेजेडी के अंदर। हम साबित करेंगे कि शेक्सपियर बहुत बड़ा राइटर था, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सका आज तक। तो शेक्सपियर की राइटिंग के अंदर हमने जब किंग लियर को पढ़ा तो उसके अंदर हमने एक फुल कैरेक्टर देखा। हमने मैकबथ या हमने मैकबथ को पढ़ा तो उसके अंदर भी फुल कैरेक्टर है। जो लेडी मैकबथ होती है वो बड़े फुलिश अंदाज से बिहेव करती है। हम उस पर उसकी फॉली पे हम हंसते हैं। हमने जब अथैलो को पढ़ा तो उसके अंदर भी फुलिश कैरेक्टर पाए जाते हैं, कॉमिक सीन पाए जाते हैं। जब हमने किंग लियर को पढ़ा उसके अंदर, जब हमने हैमलेट को पढ़ा तो हैमलेट के अंदर भी बहुत सारे कॉमिक सीन पाए जाते हैं। इवन के शेक्सपियर ने ट्रेजी कॉमेडी दोनों दिखाई। तो शेक्सपियर ने कॉमेडी लिखी, ट्रेजी कॉमेडी लिखी, ट्रेजेडी के अंदर कॉमिक सीन डाले, तो वो बड़ा सक्सेसफुल राइटर रहा। जब हम इस असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे कि वो कहता है डिस्कस सिडनीज व्यू अबाउट द मिंगलिंग ऑफ द कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट इन इंग्लिश ड्रामा ऑफ हिज टाइम, इसके ऊपर वो कहता है डिस्कस करें। तो आपको परमिशन है कि आप इसके ऊपर डिस्कस करें। आप उसके कुछ आइडियाज लें जो उसने अपॉलॉजी फॉर द पोइट्री के अंदर डाले हैं, डिफेंस ऑफ पोइट्री के अंदर जो उसने डाले हैं, उससे कुछ आप लें पॉइंट, लेकिन साथ अपने क्रिटिकल आइडियाज भी दें।
कि हमने ये पढ़ा है, हमने जब शेक्सपियर को पढ़ा तो उसने ये दोनों सीन डाले हैं, जबकि सिडनी कहता है कि नहीं डालने चाहिए कॉमिक सीन। फिर आप बताएं, मजीद बताएं कि जिंदगी चूंकि ब्लेंड होता है, मिक्सचर होता है खुशी गमी का, इसलिए जब हम खुशी गमी दोनों अपने प्ले के अंदर, ट्रेजेडी के अंदर दिखाएंगे, लोग ज्यादा इंस्पायर होंगे, लोग ज्यादा उसको लाइक करेंगे, वो रियल लाइफ होगा, लाइफ लाइक होगा। लिटरेचर उतना कामयाब होता है जितना लाइफ लाइक हो। चूंकि लिटरेचर जो है वो रिफ्लेक्शन होता है लाइफ की, वो लिटरेचर इंसानों की इमिटेशन, इंसानों के एक्शन की इमिटेशन होता है, तो एक्शन में तो लोगों के एक्शन के अंदर तो खुशी गमी दोनों होती है। तो लाइफ लाइक रियलिटी दिखाना चाहते हैं तो यू मस्ट शो द कॉमिक साइड एज वेल, तो आपको कॉमिक साइड भी दिखानी पड़ेगी। अब इसको हम मजीद डिस्कस करते जाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे, मजीद डिस्कस करेंगे कि सिडनी के फौरन बाद आता है क्रिटिक, बड़ा क्रिटिक ड्राइडन। ड्राइडन के बाद फौरन आता है, वो कहता है कि इंग्लिश क्रिटिक जो है वो कहता है कि सिडनी सोचता है एज ए ड्रामेटिक की ट्रेजी कॉमेडी दोनों नहीं हो सकती, दोनों प्ले नहीं हो सकती, यानी इकट्ठा हम नहीं दिखा सकते। लेकिन कहता है कि अगर हम इसको डालते हैं, ड्राइडन ने कहा, तो ये एक परफेक्ट लाइफ की साइड बन जाती है, एक प्लेजेंट वे बन जाता है राइटिंग का, और ये रियलिटी के बिल्कुल करीब हो जाता है, लाइफ लाइक हो जाता है। डॉक्टर जॉनसन ने उसको सेकंड किया, उसको फॉलो किया उसकी बात को, ड्राइडन को। वो भी एक क्रिटिक था, लिटरेरी क्रिटिक था, जो कि ड्राइडन के बाद आता है, डॉक्टर जॉनसन। तो इस तरह ये सारे क्रिटिक्स अलॉन्ग विद शेक्सपियर, सिडनी की बात हम रद्द कर सकते हैं कि सिडनी जो है उस वक्त के जो लोग हैं जो ज्यादा अब्जर्ड चीजों को डाल रहे थे ड्रामा के अंदर, उस लिहाज से तो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर सिडनी ये कहे कि कॉमिक साइड जो है वो लाइफ की नहीं दिखानी चाहिए ट्रेजेडी के अंदर, तो दैट इज अनड्यूली, ये एक क्या होगा, अनड्यूली होगा। अनड्यूली का मतलब होता है इरेशनल होगा। ये एक अनड्यूली का मतलब लिखें कि ये एक अनजस्टिफाई उसकी सेइंग है, हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। तो ये आप मिंगलिंग ऑफ कॉमिक ट्रेजिक एलिमेंट अगर आ जाए तो इसको आप जितना मर्जी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी है, पहली असाइनमेंट है जो आपकी असाइनमेंट है, जो मुझे शक है कि इसमें आ सकता है क्वेश्चन। अच्छा जी, इसकी लाइफ है, लाइफ हमने इसकी पहले भी डिस्कस की है, ये ज़रा लिख लें थोड़ा सा पॉइंट, अगर साथ साथ लिख लिया करें। बर्थ डेट है इसकी 30 नवंबर 1554 में पैदा हुआ है, और इसकी जो प्लेस है पेनशेस्ट प्लेस है कैंट इंग्लैंड में। पेरेंट का नाम सर हेनरी सिडनी है, मदर उसकी लेडी मैरी डुडली है। श्रूबरी स्कूल जो है वहाँ इसने अर्ली एजुकेशन अपनी हासिल की है, और उसके बाद क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड कॉलेज में इसने तालीम हासिल की है। और उसके अलावा ये राइटर है किसका, एन अपॉलजी फॉर द पोइट्री, जो इसने रिस्पॉन्स में लिखा था स्टीफन गॉसन के। न्यू क्लासिकल टाइप का राइटर है, सोल्जर था, क्रिटिक था, पोएट था, राइटर था, और क्वीन एलिजाबेथ I के दौर में ये पाया जाता था। इसका लिटरेरी जो राइटिंग वर्क है, द लेडी ऑफ मे, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला जो है इसके अंदर एक लव स्टोरी है। एस्ट्रोफिल जो है वो बेसिकली लवर है, और स्टेला उसकी बिलवर्ड है, उसके लिए ये पोएम जो है वो गाता है, लिखता है एस्ट्रोफिल। द काउंटेस ऑफ द पेम्ब्रूक आर्किडिया, डिफेंस ऑफ पोइट्री, तो ये इसके वर्क हैं। और इसकी डेथ होती है 17 अक्टूबर 1586 में। ये आप उसको देख लीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं सुपीरियरिटी ऑफ पोइट्री ओवर फिलॉसफी। इसको जब हम डिस्कस करने लगेंगे तो सबसे पहले हम इसको बताएंगे कि कैसे वो कहता है कि पोइट्री जो है वो सुपीरियर है किससे, फिलॉसफी से, हिस्ट्री से और दीगर साइंसेस से। उसमें हम बताएंगे, वो कहता है कि हिस्ट्री जो है वो आपको एग्जाम्पल बताती है कि प्रीवियस लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी स्टोरी सुना देती है। सोल्यूशन नहीं बताती, इंस्ट्रक्शन नहीं करती, डिलाइट नहीं देती, आपको खुशी नहीं देती और आपको टीचिंग नहीं देती। और फिलॉसफी आपको ये बता देती है कि मेटाफिजिक क्या होती है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, ठीक है,
नॉलेज ऑफ नॉलेज क्या होता है, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होता है, व्हाट इज, व्हाट वाज एंड हाउ वाज दैट, एंड व्हाट इज द नॉलेज ऑफ सर्टन थिंग्स आपको बता देगी, नॉलेज बता देगी। लेकिन ये भी आपको कोई इंस्ट्रक्शन या डिलाइट नहीं देगी। सिडनी के नज़दीक पोइट्री का मेन कॉज याद रखें, उसकी इमिटेशन का, उसकी कॉपिंग का, उसके मैनर को इमिटेशन करने का मेन काम ये है कि वो इंसानों के बिहेवियर एक्ट की ही इमिटेशन करती है, लेकिन साथ साथ टीचिंग और डिलाइट देती है। मेन सोर्स, मेन कॉज ऑफ पोइट्री टू इंस्ट्रक्ट थ्रू डिलाइट। एंटरटेनमेंट के थ्रू आपको लेसन मिल जाए, ये मेन कॉज है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है एक पोइट्री का। अगर एक पोइट्री आपको एंटरटेनमेंट के थ्रू डिलाइट नहीं दे रही, टीचिंग नहीं दे रही, या डिलाइट के थ्रू टीचिंग नहीं दे रही, दैट इज नॉट गुड पोइट्री अकॉर्डिंग टू सिडनी। अब अगर आपको हिस्ट्री सुना दी जाए तो आप बोर हो सकते हैं, फिलॉसफी पढ़ाए तो आप बोर हो सकते हैं, लेकिन आपको एक मूवी दिखा के कोई लेसन तो हम दे सकते हैं। आपको ट्रेजेडी दिखा के एक लेसन तो दे सकते हैं, आपको मैं एपिक सुना के कोई लेसन तो दे सकता हूं, आपको कोई मैं रोमांटिक पोएम सुना के कुछ बता तो सकता हूं। और फिर पोएट्री के अंदर कहता है ये भी एक मौजूद है सिफ्त, एक करैक्टरिस्टिक मौजूद है उसके अंदर, ये भी एक सिफ्त है कि पोएट्री आपको, रीडर को इंस्पायर कर लेती है। रीडर को इंस्पायर करके उसको अपनी दुनिया में ले जाती है। लॉन्जाइनस ने कहा कि पोएट्री वो होती है जो आपको ट्रांसेंड कर दे, पोएट्री वो होती है जो आपको ट्रांसपोर्ट कर दे एक दुनिया से पोएट की दुनिया में, जहां वो आपको लेके जाना चाहता है। तो फिर पोएट्री होती है जिसमें वहमेंट पैशन हो, वहमेंट बड़े एक्सट्रीम किस्म के पैशन हो, जिसमें ग्रैंड फिगर ऑफ स्पीच हो, ग्रैंड लैंग्वेज हो, और वो आपको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाए जिसकी पोएट डिस्कस करता है। पोएट के अंदर ताकत होती है, वो अपनी नेचर बनाता है। पोएट के अंदर ताकत होती है, वो उसके पास इतना नॉलेज होता है, वो आम लोगों से ज्यादा आगे का सोचता है, वो आपको एक न्यू नेचर, एक अपनी नेचर बना लेता है। जैसे आप थॉमस हार्डी को देखें, जैसे आप वर्ड्सवर्थ को देखें, जैसे आप कीट को देखें, जैसे आप कॉलरिज को देखें, हम उनको पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम उनकी दुनिया में चले गए। वर्ड्सवर्थ को पढ़ें वो अपनी दुनिया में ले जाएगा, सैमुअल टेलर कॉलरिज को पढ़ें वो अपनी दुनिया में ले जाएगा, जॉन कीट्स को पढ़ें कहता है हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, ब्यूटी ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। तो वो जिस पोएट को आप पढ़ेंगे वो आपको एक, वो उसके अंदर एक पावर है, एक क्रिएटिविटी है, एक इमेजिनेटिव पावर है, उस पावर के साथ अपनी वर्ड क्रिएट कर लेता है और आपको बेस्ट चीज दिखाता है और आपको इंस्पायर करके अपनी लाइफ में अपनी नेचर, जो उसकी क्रिएटेड नेचर है, उसमें ले जाता है। ये चीजें ना तो हिस्ट्री में है और ना साइंसेस में है और ना कहता है उनमें है, और वो आपको इंस्ट्रक्ट कर देता है एंटरटेनमेंट के थ्रू। वो अपनी दुनिया में इन्वॉल्व कर लेता है, अपनी नेचर में इन्वॉल्व कर लेता है, उसके बाद आपको लेसन भी दे देता है। सुपीरियरिटी टू फिलॉसफी, जब हम डिस्कस करेंगे इसको तो हम बताएंगे, पॉइंट्स आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये भी जो मैंने बताए हैं। आप फिलॉसफी जो है वो आपको क्या करती है, टीच कर देगी, विर्चू टीच करेगी कुछ, किसके जरिए, कोई परसेप्ट बता के, कुछ थ्रेटिकल विर्चू आपको बताएगी। पोइट्री जो है वो सुपीरियर है किससे, हिस्ट्री से। पोइट जो है कपल्ड होता है किन के साथ, बोथ, इन दोनों के साथ, ये दोनों चीजें उसके अंदर होती हैं। वो पोइट्री, वो फिलॉसफी और हिस्ट्री दोनों को मिला के आपको नई चीजें क्रिएट करके दे देता है। बड़े बड़े एंशियंट जो राइटर थे वो भी पोइटिकल अंदाज में लिखते थे, वो भी उनका अंदाज पोइटिक था, तो हम कह सकते हैं कि वो भी पोएट थे। आगे, पोएट्स वर रिगार्डेड एज द वेट्स और मेकर। पोएट को रोमन में कहा जाता था कि ये क्या है, ये प्रॉफिट हैं। पोएट को ग्रीक कहते थे कि ये क्या है, ये क्रिएटर हैं। और उसके बाद हिस्टोरियन जो है वो भी क्या करते हैं, एग्जाम्पल है उनकी, वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको देते हैं। ठीक है जी, हिस्टोरियन आपको एग्जाम्पल देता है और अब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी आपको अब्स्ट्रैक्ट चीजें बताती है, और पोएट क्या करता है, आपको टीच कर देता है इन दोनों को कंबाइन करके। पोएट जो है वो गोल्डन वर्ड क्रिएट कर लेता है। पोएट जो है वो क्या करता है, आपको टीच कर देता है इंस्ट्रक्शन और डिलाइट के थ्रू। ये कुछ चीजें मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं,
मैं आपको वैसे पढ़ के सुना देता हूँ, ये चीज़ें उधर भी शायद लिखी हूँ लेकिन वो उधर सिंपल अंदाज में लिखी। कहता है पोएट क्रिएट्स गोल्डन वर्ड। पोएट जो है वो एक गोल्डन वर्ड क्रिएट कर लेता है, अपनी वर्ड ही बना लेता है, अपनी दुनिया। आप उसमें मिसाल दें, आप उसमें मिसाल दें कि होमर की मिसाल दे दें, आप उसमें आप चाहें तो उसकी मिसाल दे सकते हैं, मिल्टन की मिसाल दे दें, आप चाहें तो उसमें जो पोएट आपको आता है आप उसकी मिसाल दें कि वो अपनी एक दुनिया बना लेता है। टी.एस. सीलियट की मिसाल दे दें, आप उसमें जॉन कीट्स की मिसाल दे दें, आप उसमें शेक्सपियर की मिसाल दें। शेक्सपियर ने 39 प्ले लिखे हैं, उस ट्रेजेडी और कॉमेडी और हिस्ट्री के अंदर वो आपको हर प्ले के अंदर नई दुनिया दिखा देता है। यही नेगेटिव कैपेबिलिटी है कि पोएट की अपने जो आइडियाज हैं वो ऐसे लगते हैं कि उसके नहीं, वो एक पोएट के हैं। टी.एस. इलियट कहता है कि पोएट को ऐसा होना चाहिए कि एक गॉड की तरह, कि गॉड जो है हर जगह आप गॉड को महसूस करते हैं, हर चीज के अंदर महसूस करेंगे कि गॉड यहां पे है, गॉड ने इन चीजों को बताया, लेकिन आप उसे कहीं देख नहीं सकते। गॉड इज एग्जिस्टेड इन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स बट यू कैन नॉट सी हिम। तो उसने एक क्रिटिक को, एक पोएट को इस तरह से उसने डिफाइन किया कि एक पोएट को इस तरह होना चाहिए कि वो नजर ना आए अपने वर्क के अंदर, लेकिन वो उसमें मौजूद हो। पोएट क्रिएट्स गोल्डन वर्ड। एंशिएंट ग्रीक राइटर्स क्या थे? ऐड करें। हाँ जी, कहता है जी पोएट क्रिएट गोल्डन वर्ड्स, अपनी गोल्डन वर्ड क्रिएट कर लेता है पोएट। एंशिएंट ग्रीक राइटर अपीयर्ड इन द गाइज ऑफ द पोएट्स। जो एंशिएंट ग्रीक राइटर थे वो भी कहता है कि एक पोएट की शक्ल में लिखते थे। दे रोट पोएट्री एंड हिस्टोरियन रेडली फॉरवर्ड देयर वे ऑफ राइटिंग। फिलॉसफी टीचेस थ्रू प्रिसेप्ट। प्रिसेप्ट होता है अपने प्रिसेप्ट के जरिए, अपने सर्टन जो उनके अकायद हैं या सर्टन उनके जो सरमन है उसके जरिए आपको बताती है। एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया वाइल हिस्ट्री थ्रू स्पेसिफिक एग्जाम्पल। पोइट्री इमिटेट्स लाइफ एज अदर आर्टिस्ट डू बट इमिटेटिंग वर्ड पोइट्री ट्रांसेंड्स। क्या करती है पोइट्री? ट्रांसेंड कर लेती है, ट्रांसेंड्स अदर आर्टिस्ट। पोएट एंड पोएट्री क्रिएट देयर ओन नेचर। पोएट और पोएट्री जो है वो अपनी नेचर क्रिएट करते हैं। कैसे? दिस वे पोएट ट्रांसेंड एंड सरपास बोथ हिस्ट्री एंड फिलॉसफी। पोएट्री presents the blend of the history and philosophy. Poetry is the word of the imagination, therefore it shows the best solution and possibility through the law of probability and necessity. यानी जैसे जैसे अमकान होता है कि ऐसा होना चाहिए तो वो खुद बना लेता है, पोएट खुद क्रिएट कर लेता है। कोटिंग